हेलो स्टूडेंट, MIT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। EIM का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए हम लोग EIM में पढ़ रहे थे, ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे। जो ब्रिज 2 टाइप देख रहे थे, DC और AC। DC में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा था। उसके बाद केल्विन ब्रिज देखे, जो लो रेजिस्टेंस के मेजर को मेजर कर रहा था। एक आता था आपका मेगर नहीं था, क्योंकि हम लोग 2 ब्रिज पढ़ चुके थे। AC की इंट्रोडक्शन भी दे चुके थे हम। AC ब्रिज को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्या क्या देखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, AC ब्रिज में ही आप इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, AC ब्रिज के द्वारा इंडक्टेंस मेजर करने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल ब्रिज। क्या है टॉपिक का नाम? मैक्सवेल ब्रिज। आज पढ़ेंगे मैक्सवेल ब्रिज। तो टॉपिक नोट करते हैं, आज का टॉपिक नोट करते हैं मैक्सवेल ब्रिज। ये क्या करेगा, एक अज्ञात इंडक्टेंस का मान एक ज्ञात कैपेसिटेंस के टर्म में ज्ञात होगा। टॉपिक नोट करते हैं, फिर ब्रिज बनाते हैं। मैक्सवेल ब्रिज टॉपिक का क्या नाम है? मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये एक कैपेसिटर होगा, इसके पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे जो आर फर्स्ट हो गया, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सीरीज में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसको R1 माने हैं, तो इसको हम मान लें R2, इसको R3, इसको भी वेरिएबल बना देते हैं। ये हमारा अज्ञात है, तो RX मान लीजिए, इसको LX। तो हम देखें, ये जो है Z1 होगा, ये क्या होगा Z1, इसको क्या माने थे हम इसके पहले Z2, और ये जो होगा Z3, और इसको देखेंगे हम क्या करेंगे Z4। Z1 के जगह कैपेसिटर R1 पैरेलल में है, Z2 की जगह R2 है, Z3 की जगह R3 है, Z4 की जगह जो इंडक्टेंस अज्ञात, क्या है, अननोन। ये क्या है, अननोन है, इसको हमको पता करना है। ये सभी क्या है, नोन है। ये हमें वैल्यू पता है। अब यहाँ पे जो इसके बीच में हम क्या करेंगे, डिटेक्टर यूज़ करेंगे। जो बताए थे हम CRO यूज़ कर सकते हैं या फिर हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। ये डिटेक्टर हो गया, और दो अपोजिट जो बच रहा है पॉइंट, इसके बीच में क्या करेंगे, AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया मैक्सवेल ब्रिज का। आपने कंडीशन पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, एक आप पढ़ोगे इम्पीडेंस और एक एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का पेरिफोकल यानी अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो वहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्या सबको परिचित होंगे। ये इम्पीडेंस Z से शो करते हैं और एडमिटेंस Y से। तो Y इक्वल टू क्या होता है, 1/Z, या Z इक्वल टू क्या होगा, 1/Y। Y को एडमिटेंस, Z इक्वल टू इम्पीडेंस। तो हम जो पैरेलल जहाँ कंडीशन आता है ये वाला, तो वहाँ एडमिटेंस मानेंगे। तो पहले हम देखते हैं, कंडीशन आप लोग पढ़ चुके थे।
जो एसी ब्रिज में हम लोग देखे थे कंडीशन जो आया था वो हमेशा क्या आ रहा था, Z4 इंटू Z1 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ये आया था जब बैलेंस कंडीशन लगाए थे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से ये किए थे हम। तो Z4 इंटू Z1 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। फेज इसमें नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसमें तो फेज होगा। आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इंडक्टेंस भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। लेकिन जो आर में 3 है और 2 इसमें केवल प्योर रेजिस्टिव है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फेज नहीं होगा। एक कंडीशन और आपने देखा था, जो फेज किए थे आउट फेज और इन फेज को इक्वल किए थे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वल किए थे इसके पहले वीडियो में। Z1 प्लस θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3, ये क्वेश्चन आया था। तो ये फेज को लेके कर रहे थे, लेकिन हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या है, फेज है, क्योंकि ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, लेकिन ये नहीं है। अब इसके बारे में बताएंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको लेके चलना है इसको, इस कंडीशन को लेके क्या करना है, फॉलो करना है। जो स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे, बार बार यही हम देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे Z1 की वैल्यू क्या होगी, Z4 की वैल्यू क्या होगी, Z2 की वैल्यू क्या होगी और Z3 की वैल्यू क्या होगी। फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, रखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं सर्किट हिसाब से। तो जो हमारा Z4 था वही हमारा क्या था, ZX है, वही हमारा क्या है, ZX है। ये जो Z4 है, ये जो Z4 है यही हमारा क्या है, ZX है, जो कि अननोन इम्पीडेंस इसको बताना हमें वैल्यू को। Z4 इक्वल टू ZX हो जाएगा। इस सर्किट को हम देख रहे हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि ZX यानी अभी इसके पहले हमने देखा था कि Z4 इंटू Z1 इक्वल टू क्या लिखे थे, Z2 इंटू Z3। तो Z4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Z3 डिवाइड बाई Z1। ये ZX ही क्या था, Z4 ही क्या था, ZX, उसी को बताना वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे Z2 इंटू Z3 डिवाइड बाई Z1। ये इक्वेशन बनेगा। अब सबकी वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखेंगे जो हमारा Z1 है, क्या है, Z1 में देखे थे R पैरेलल क्या था, R पैरेलल कैपेसिटर था, R1 C1, यानी Z1 के थ्रू Z1 R में जो पढ़े थे हम लोग, देखे थे सर्किट में, वो क्या था, R पैरेलल कैपेसिटर था। तो हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस निकाल के वहाँ क्या करेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे। तो इसको क्या करें, एडमिटेंस Y1 इक्वल टू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस j⍵C1। क्या होगा, Y1 निकालेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे, क्या बोलेंगे, एडमिटेंस Y1 यानी R जो होगा 1/R1 प्लस j⍵C1 हो जाएगा। अब Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Y1। ये वैल्यू इसमें रखेंगे, अभी देखेंगे कंडीशन। Z2 की बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं, ये Z2 सर्किट में देख रहे हैं, तो Z2 क्या था, R2 था। ये आपने सर्किट देखा था, वहाँ पे बनाए थे। तो आज Z3 क्या था, ये भी केवल R3 था। क्या था, R3। आज ZX क्या था हमारा, जो ZX था उसकी वैल्यू क्या थी, देखिए, ZX बोलिए या Z4 बोलिए, तो ZX इक्वल टू क्या हो जाएगा, RX प्लस j⍵L हो जाएगा, LX क्या हो जाएगा, RX प्लस j⍵LX। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे, जो कंडीशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे, ZX इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डिवाइड बाई Z1, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ZX इक्वल टू क्या था, RX प्लस j⍵LX, यहाँ पर रखेंगे RX प्लस j
ओमेगा एल एक्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू Z2। तो Z2 इक्वल टू क्या था, R2, और Z3 इक्वल टू क्या था, R3, और डिवाइड बाई क्या है, Z1। तो Z1 का हम क्या लिखे थे, 1/Y1। क्या था मेरा, 1/Y1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/Y1। तो Y1 की वैल्यू क्या थी, Y1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, शायद दिखता होगा, ये है। तो 1/Y1 था यहाँ पे, 1/Y1। तो Y1 की वैल्यू क्या करेंगे, 1/R1 प्लस J⍵C1। ये किसकी वैल्यू है, ये Y1 है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 1/R1 प्लस J⍵C1। तो लिख रहे हैं यहाँ से, देखिए RX प्लस J⍵LX, यार ZX की वैल्यू हुई। यहाँ पे क्या था, R2 इंटू R3। यहाँ पे देख रहे हैं 1/, ये है। जब ये पूरी वैल्यू कहाँ से ले जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो पूरी वैल्यू कहाँ से ले जाएगी, ऊपर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/R1 प्लस J⍵C1 प्लस J⍵C1। आगे सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस J⍵C1 R2 और R3। ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी। अब हम क्या करेंगे, किसके बराबर होगा, RX प्लस J⍵LX, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मानिए, इक्वेशन नंबर, इसी को 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के, इक्वेशन 1 के रियल एवं इमेजिनरी, रियल एवं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करने पर, पार्ट्स को इक्वल करने पर, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 के रियल एवं इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करने पर। तो आप देखेंगे ये रियल है इसका, और ये इमेजिनरी है। ये इसका रियल है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल को रियल कर रहे हैं, तो RX क्या होगा, ये रियल RX इक्वल टू क्या मिलेगा, R2 R3 डिवाइड बाई R1। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया, RX की वैल्यू मिल गई, RX इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाई R1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट है, ओमेगा LX, ये वाला देखिए, ओमेगा LX इक्वल टू ओमेगा C1 R2 R3 होगा। ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल, तो LX इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 R2 R3। ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं, दो इक्वेशन मिला आपको, RX की वैल्यू और RX की वैल्यू और आपको LX की वैल्यू, दोनों आपकी इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो गया कि RX इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाई R1, LX इक्वल टू C1 R2 R3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हुआ। अब जो मैक्सवेल है, यहाँ पे देखें, जो रेजिस्टेंस होगा ये ओम में होगा, और जो इंडक्टेंस होगा किस में होगा, हेनरी में होगा। क्या होगा, हेनरी। कैपेसिटेंस जो होगा वो किस में होगा, फैरेड में होनी चाहिए, जो इक्वेशन बना है। अब हम बात करते हैं, देख रहे हैं आप कि क्या अज्ञात इंडक्टेंस का मान ज्ञात कैपेसिटेंस के पदों में हम ज्ञात कर रहे हैं। ये मैक्सवेल का है। मैक्सवेल का कुछ फैक्ट है, कुछ इसके संबंध में बातें हैं कि ये
केवल लो वैल्यू के यानी मीडियम वैल्यू के इंडक्टेंस को मेजर कर सकता है। क्या? ये केवल मीडियम वैल्यू के इंडक्टेंस को मेजर कर सकता है। अगर हम बात करें, ये जो इसका रेंज होता है तो जो इसकी कुंडली होती है कॉइल, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 हेनरी के बीच में होनी चाहिए। 1 से लेकर 10 हेनरी के बीच में रहेगा तो ये मेजर कर सकता है। अब रीज़न आता है कि क्यों इससे ज़्यादा की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। तो आपने देखा एसी ब्रिज के बैलेंस के सेकेंड कंडीशन, जो पार्ट का अपोजिट आर्म के आप देखे थे, जो यहाँ पे दिखा रहे थे हम कि ये रियल पार्ट इंजीनियरिंग पार्ट से इक्वल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो अपोजिट आर्म है, सर्किट दिखा रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट आर्म है, देख रहे हैं। तो इस पेयर में यहाँ पे तो फेज है, यानी यहाँ पे एंगल क्या होगा? 5-1, यहाँ पे एंगल 5-4, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 5-3 का मान 0, यहाँ पे 5-2 का मान 0। देख रहे हैं दोनों का क्या? इसका फेज, ये फेज आपस में और ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों का और इन दोनों का आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे फेज 0 है, यहाँ पे क्या है? फेज 0 नहीं है। योग समान होनी चाहिए। तो आर्म 2 आर्म 3 के फेज एंगल, आर्म 2 और आर्म 3 के फेज एंगल क्या है? 0 है। और आर्म 1 आर्म 4 के फेज एंगल योग भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब तो कंडीशन फॉलो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाई कॉइल अगर होगा, हाई इंडक्टिव होगा, तो इसमें जो एंगल होगा, फेज होगा, तो लगभग कितने होता है? 90 डिग्री पॉजिटिव के आसपास होता है। 90 डिग्री पॉजिटिव के आसपास होता है, यानी थोड़ा सा कम होता है, 89-88 डिग्री के आसपास होता है। तो इस योग के लिए आर 4 का फेज एंगल 90 डिग्री निगेटिव होनी चाहिए। कंडीशन तब फुलफिल हो गई। दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा? 0 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, हाई वैल्यू के कॉइल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम ब्रिज, जो मैक्सवेल ब्रिज है, वो क्या करते हैं? मीडियम वैल्यू के वे मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हाई वैल्यू की बात है तो हम लोग अलग ब्रिज पढ़ते हैं, उसका नाम है हे ब्रिज। क्या नाम है? हे ब्रिज का यूज़ करते हैं। सेकेंड कंडीशन जो है, मैक्सवेल ब्रिज लो कुंडलियाँ, जैसे अगर क्यू की वैल्यू 1 से क्या हो? कम हो, तब भी ये मापन नहीं कर सकता। उसमें आता है कन्वर्जेंस आता है। क्या आता है? कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आती है। एक आता है इसमें कन्वर्जेंस प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप देखेंगे वेरिएबल R3 जो है, क्या है? वेरिएबल R3 और कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आता है। जैसे अभी क्वेश्चन हमने देखे थे कि जो RX की वैल्यू थी वो भी R3 पे डिपेंडेंट थी, और जो LX की वैल्यू थी वो भी क्या था? R3 पे डिपेंडेंट था। तो हम क्या करते थे? R3 को वेरिएबल करके, R3 की वैल्यू को एडजस्ट करके LX को क्या करते थे? बैलेंस करते थे, यानी वेक्टर में RD का मान 0 कर रहे थे। तो इसमें देखेंगे कि दोनों वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है, R की वैल्यू भी और LX की वैल्यू दोनों डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें, ऐसी व्यवस्था जब होती है कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो दूसरा कंट्रोल क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो जा रहा है। एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? एक कर रहे हैं, दूसरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो कई बार दोनों को कंट्रोल करना, एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है। एक करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा, इसको एडजस्ट करें तो ये डिस्टर्ब होगा, फिर ये करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह कई बार करके इसको एडजस्ट करना पड़ता है, यानी कठिन होता है करना। इससे कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग बैलेंस। मतलब एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो दूसरा भी क्या हो रहा है? कंट्रोल करना पड़ रहा है। ऐसी कई बार कंट्रोल करने के बाद एडजस्ट होता है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग बैलेंस कहलाती है। अब स्लाइडिंग बैलेंस जो होता है, एडजस्ट करने के बाद, बहुत बार एडजस्ट करने के बाद एक फाइनल पॉइंट पे मूव करता है। लो कुंडलियों के लिए मैक्सवेल ब्रिज क्या होता है? फेल हो जाती है। इसमें कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आती है। ये कन्वर्जेंस करना कठिन होता है, नहीं हो पाता है, इसलिए लो कुंडलियों को भी मेजर नहीं कर पाता। लो कुंडलियों के मेजर के लिए
आपका अलग इक्वेशन, अलग ब्रिज बनता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर अधिक वैल्यू की है तब भी मेजर नहीं कर सकता, लो वैल्यू की अगर है कुंडली तब भी ये मेजर नहीं कर सकता, यानी कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आती है। और ज़्यादा वैल्यू की अगर होती है तो क्या हो जाएगा, इसमें फेज एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं हो पा रहा है, तब भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मीडियम रेंज के मापन के लिए क्या करते हैं, मैक्सवेल को यूज करते हैं। क्या करते हैं, मीडियम रेंज के लिए मैक्सवेल को यूज करते हैं। आपके पास बुक होगा, उससे नोट्स बना लीजिएगा, बस हम बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं। इसका जो देख रहे हैं कि मीडियम क्वाल के लिए यूज करते हैं, तो इसका कुछ मेरिट भी है। इसका मेरिट भी दिया है, गुण जो है इंडिपेंडेंट बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। चूँकि बैलेंस इक्वेशन कैसे बन रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। यूज इन मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एट ऑडियो पावर फ्रीक्वेंसीज। जो मेजरमेंट है किस पे होगी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे मेजरमेंट कर सकती है। इसके कुछ दोष भी हैं। इसमें क्या है, दोष ये है कि केवल क्या है, मीडियम रेंज के कॉइल को ही मेजर कर सकता है, पहला। दूसरा चीज़ यह है कि जो एक्सपेंसिव वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। जो कैपेसिटर यूज़ किए हैं, कुछ स्पेशल कैपेसिटर एक्सपेंसिव वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। दो इसका डिमेरिट है। तो आपने देखा मैक्सवेल ब्रिज का ये सर्किट डायग्राम, उसके बाद उसका ये इक्वेशन देखे आप, कैसे कैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करके लास्ट में आपको ये आंसर लाना है, आर एक्स की वैल्यू और एल एक्स की वैल्यू। इसको वेरिएबल करने के बाद R3 ये भी वैल्यू चेंज हो जा रही थी, और इसको करने के बाद ये भी वैल्यू चेंज हो जा रही थी। इसीलिए क्या हो रहा था, इसको फेज एक बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो रहा था। ये चीज़ें कंडीशन देखे मैक्सवेल ब्रिज आपका पूरा होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट ब्रिज होगा जो आपका है हे ब्रिज। क्या नाम है, हे ब्रिज। तो इसको देखिए और अपना नोट्स बनाइए आप।